एकता सिंह। आज की आपकी क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था टीचिंग, शिक्षण के हमने पिछले जो क्लास में शिक्षण क्या है, शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती हैं, यानी कि स्टेज ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर कितने होते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग, इनके बारे में हमने पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम आपके क्लास लिए थे। अगला मेरा जो आज का क्लास है बच्चों, वो क्लास हम टीचिंग क्या है, शिक्षण की, चूँकि हमने कॉन्सेप्ट मीनिंग बताया था और उसकी परिभाषा के आधार पे उसके हम नेचर समझ लेते हैं कि टीचिंग का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, और फिर शिक्षण के प्रकार बाकी हम आपको आज डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हमारा आज का टॉपिक जो है मेन शिक्षण के प्रकार पे होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल बताया था कि शिक्षण क्या है। शिक्षण जो है, क्योंकि शिक्षा का जो कार्य होता है वह शिक्षा व्यक्ति के या छात्रों के उनके अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है। ठीक है, तो शिक्षा के जो हम मीनिंग समझते हैं उसके आधार पर, और वही विकास हम के उद्देश्य को लेकर हम शिक्षण कार्य करते हैं। यानी शिक्षण क्या है, शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम छात्रों के पारस्परिक जो भी ज्ञान हम दे रहे हैं उससे हमारा एक इंटरेक्शन, एक हमारा जो है संप्रेषण होता है, जो ज्ञान शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर करते हैं। और यह एक उद्देश्यपूर्ण, ऐसा उद्देश्य उसमें निश्चित होता है जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी पूरी शिक्षण प्रक्रिया संचालित की जाती है। यानी शिक्षण के कार्य के लिए एक उद्देश्य निश्चित है और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए इस प्रक्रिया के, ये शिक्षण प्रक्रिया को हम छात्रों के क्लासरूम में पूरा करते हैं। तो सबसे पहली बात कि शिक्षण क्या है। शिक्षण को किसी जो है तमाम लोगों ने अपने अपने तरह से परिभाषित किया है। किसी ने कहा है कि अंतःकरण की प्रक्रिया जिसमें हम छात्रों और शिक्षक का जो है संप्रेषण होता है या छात्र शिक्षक का अंतःक्रिया होता है, या व्यवहार परिवर्तन का कार्य है। यानी शिक्षण जो है एक प्रभावी प्रक्रिया है जो दूसरे का, यानी कि छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन करने का कार्य करता है। शिक्षण जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम छात्रों में एक वांछित परिवर्तन, उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन कर पाते हैं। तो क्या है हमारा सबसे पहली बात, शिक्षण क्या है। शिक्षण हमारे ज्ञान में विकास करता है, शिक्षण हमारे व्यवहारों में परिवर्तन करता है, शिक्षण हमारे जो है विश्वास में परिवर्तन करता है। इस तरह शिक्षण एक ऐसा सामाजिक क्रिया है, ये सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि शिक्षण एक जो है एक शिक्षक से नहीं पूरा होता है, एक छात्र से नहीं पूरा होता है। शिक्षण प्रक्रिया के संचालन में शिक्षक, छात्र प्लस उसके जो उद्देश्य हैं, उद्देश्य यानी जो पाठ्यक्रम है, ये तीनों मिलकर पूरा करते हैं। ठीक है, इसको त्रिध्रुवी प्रक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम समझ शिक्षण के, और जैसे कि गेट ने कहा है कि शिक्षण एक प्रकार का पारस्परिक प्रभाव है। पारस्परिक प्रभाव यानी एक दूसरे पर जो है उसका इफेक्ट डाल रहा है, वो इस पे, छात्रों पे प्रभाव है एक दूसरे के ऊपर, और जिसका उद्देश्य क्या है, व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाना। यानी कि जो हम पहले से उद्देश्य जो निश्चित किए हैं कि हमें क्या परिवर्तन लाना है, उस उद्देश्य को व्यवहारों में हम उस उद्देश्य को पूरा करते हैं, वह परिवर्तन हम करने की कोशिश करते हैं। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पहले से उद्देश्य निश्चित है कि हमें क्या परिवर्तन लाना है और उस वांछित परिवर्तनों को हम करने के लिए यह क्रिया करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शिक्षण। शिक्षण एक जो है व्यवहारों में हम प्रभावी प्रक्रिया है जो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षण एक अंतःक्रिया, यानी सबने अपने अपने तरह से शिक्षण की परिभाषा दिए हैं, और उन सब के आधार पर शिक्षण क्या है, हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। शिक्षा हमारे ज्ञान में को परिमार्जन करता है। शिक्षा हमारे जो है उद्देश्यों को पूरा करने में, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया उद्देश्यों को पूरा करता है। यह हमारे संप्रेषण के माध्यम में पारस्परिक हम संबंध के द्वारा हम एक दूसरे का यानी जो है वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, या जो भी प्रक्रिया संचालित होती है इसमें शिक्षक, छात्र और सारी जो है इस प्रक्रिया में सबका उतना ही कह सकते हैं कि सबका उसमें समान रूप से उसका प्रभाव होता है, उसमें रोल होता है, उसमें भूमिका होती है। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षण का हम अर्थ जाने। अब समझते हैं शिक्षण क्या है, इसके नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, शिक्षण की नेचर ऑफ टीचिंग का क्या नेचर है। तो शिक्षण क्या है सर, अभी हमने बताया कि शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। क्या है, इसके पीछे कोई ना कोई एम है, उसका एक लक्ष्य है, उसके उद्देश्य ऑब्जेक्टिव है, निश्चित है। एक निश्चित क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड एक क्या है, प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित है। दूसरी बात, शिक्षण क्रिया क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है।
ये सोशल प्रोसेस है। कैसे? क्योंकि सामाजिक, यहाँ पे छात्र और शिक्षक दोनों मिलकर जो है शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, इसमें दोनों का उतना ही योगदान होता है, रोल होता है, दोनों की भूमिका समान होती है। ठीक, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया, त्रिध्रुवी यानी कि तीन इसके ध्रुव हैं। कौन कौन से? 3 ध्रुव। आप समझिएगा कौन कौन से। यहाँ पे एक तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षक, टीचर, छात्र और पाठ्यक्रम या उद्देश्य। ठीक है, टीचर, छात्र यानी स्टूडेंट एंड हमारा ऑब्जेक्टिव्स या हमारा पाठ्यक्रम, जो करिकुलम हम पूरा करने के लिए, जो एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम एक प्रक्रिया का संचालन करते हैं। दूसरी बात, इसको अगर दूसरे अर्थ में ले तो शिक्षक क्या है? यहाँ पे शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम अब दूसरे अर्थ में ले लेते हैं कि पहले हमारे उद्देश्य निश्चित होंगे। क्या होंगे? उद्देश्य होंगे। उद्देश्य के आधार पे हमारे ज्ञान में अनुभव, हमारे कह सकते हैं हमारे अनुभव में वृद्धि होगी, हमारे ज्ञान में परिमार्जन होगा, अनुभव प्रदान करते हैं। और तीसरा, हमारे इस अनुभव का हम मूल्यांकन के माध्यम से मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से शिक्षण के 3 पक्ष हो गए जो हमारे उद्देश्य होते हैं। दूसरी बात, उद्देश्य क्या है? हमारे जो अनुभव प्रदान करना, हमें जो ज्ञान प्रदान करना, और उस ज्ञान का तीसरा हम मूल्यांकन करना। इस तरह से 3, आप जिस आधार पे मिले, इसके 3 ध्रुव बताए गए हैं, 3 जो है सेंटर बताए गए हैं। ठीक है, अब अगला आते हैं। फिर उसके बाद से विकासात्मक, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट होता रहता है। किसका? हमारे ज्ञान का, हमारे अनुभवों का, हमारे अधिगम का, हमारे व्यवहारों में कुछ न कुछ परिमार्जन होता रहता है। एक तरह से डेवलप जो है यानी कि एक विकास की प्रक्रिया है, जो हमेशा हम कुछ न कुछ उत्तरोत्तर ऊपर की तरफ हम उसमें विकास हमारा होता रहता है। ठीक है, संप्रेषण कम्युनिकेशन प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर अंतःक्रिया, जिसको कह सकते हैं इंटरेक्शन, यहाँ पे नीचे लिख नहीं पा रहा है, यानी कि अंतःक्रिया होता रहता है शिक्षक और छात्र में। क्या है? उपचारात्मक। यहाँ पे हम छात्रों की समस्याओं का उपचार करते हैं, उसका पता लगाते हैं, फिर उसके आधार पर शिक्षण प्रक्रिया हमारा चलता रहता है। एक निर्देशन की प्रक्रिया है, या कहीं ना कहीं इसमें गाइडेंस भी इन्वॉल्व होता है। शिक्षण को हम माप सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमने कितना प्राप्त किया। और एक तार्किक क्रम है, यानी तार्किक क्रिया भी है। इसमें लॉजिकल जो है प्रोसेस भी चलता रहता है, एक्टिविटी भी चलता रहता है, जिसमें हम मानसिक रूप से एक मानसिक क्रिया, जिसमें हम मानसिक रूप से सीखते रहते हैं। और शिक्षण में जरूरी नहीं है कि सीखना ही हो, लेकिन करते किस लिए है? सीखने के लिए। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम प्रभावी बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, लेकिन जो अधिगम है वो क्या है? हमारा मानसिक प्रक्रिया है। तो इसको सामाजिक प्रक्रिया, तार्किक क्रिया है, इसमें तर्क चलता रहता है, हमारे जो है एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, तो हम अपनी समस्याओं का समाधान में एक दूसरे से बातों को या विचारों को रखते रहते हैं। तो ये हो गया इसकी प्रकृति या नेचर। ठीक है, अब यहाँ आते हैं हम, अब इन सब के आधार पर शिक्षण का हम जो है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि इसके आधार पे आपने शिक्षण के बारे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, शिक्षण समझ गए होंगे कि शिक्षण क्या है। एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा उद्देश्यपूर्ण जो है एक सामाजिक प्रक्रिया है जो हमारे व्यवहारों में परिवर्तन करता है, या प्रभावात्मक प्रक्रिया है जिसमें हम सामने वाले के व्यवहार में परिमार्जन, वांछित परिमार्जन करने का, व्यवहार परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसी प्रक्रिया, ये हम इसके आधार पे समझ गए। अब हम आते हैं शिक्षण के प्रकार। आपने इतना समझ लिया, हम आगे अगले स्टेप पे चलते हैं। इसको हम हटाते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रकार। अब इसमें हम थोड़ा देखेंगे कि शिक्षण के प्रकार। अब
कल हमने आपको एक चीज बताया था, स्तरों के आधार पे लेवल ऑफ कैसे टीचिंग का लेवल कैसे बांटा गया, उसके आधार पे भी शिक्षण के हम 3 प्रकार स्वरूप हमने बताया था। अवस्थाओं के आधार पे आज हम शिक्षण के प्रकारों को किन किन आधारों पे किन किन रूपों में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको वर्गीकृत कर सकते हैं, इस बारे में समझाना था। तो पहला आते हैं उद्देश्यों के आधार पे। उद्देश्यों को जब हम लेते हैं शिक्षण में, जब हम उद्देश्य के आधार पर शिक्षण को कैटेगराइज करते हैं, जब उसको वर्गीकृत करते हैं, तो उद्देश्य हमारे क्या होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा करना, यानी कॉग्निटिव टीचिंग, अफेक्टिव टीचिंग और साइकोमोटर, यानी कि तीनों पक्षों का विकास। शिक्षण का उद्देश्य हम लेके आते हैं क्या, तीनों पक्षों का विकास करना। क्या करना, कॉग्निटिव, और तीनों पक्ष क्या हो सकते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। ये पहला क्या है, कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। तीन पक्ष होते हैं उद्देश्य के आधार पे, क्योंकि शिक्षण का जब भी हम उद्देश्य निश्चित करते हैं तो उस उद्देश्यों में हम तीनों पक्षों का विकास करते हैं। ज्ञानात्मक हमने पिछले वर्ष की क्लास में बताया था, जहाँ पे हम ज्ञान, छात्रों को ज्ञान विकसित करने का कार्य करते हैं। छात्रों का यह हमने जो लेवल बताया था उसमें बताया था मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है, जहाँ पे एक तरह से समझिए मेमोरी लेवल, जहाँ छात्र क्या ज्ञान कर सकता है, किन किन चीज़ों के बारे में जानना, उसको जनाना, उसको वह ज्ञान प्राप्त कर सके, नॉलेज प्राप्त कर सके, वह उसको उसके जो है प्रत्यास्मरण कर सके, उसको रिकॉल कर सके, इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट समझ को याद कर सके, जान सके, ठीक है, उसका नॉलेज प्राप्त करें। अफेक्टिव में क्या होगा, यहाँ पे जो है उसकी तार्किक, यानी कि ज्ञान को तार्किक क्रम देना, ज्ञान को कहीं ना कहीं अवबोधात्मक, उसको बोध कर सके, उसकी समझ विकसित हो सके, उसको अपने भाव में ले सके। और क्रिया स्तर पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, जब हम कोई चीज बताएंगे, यहाँ पे ज्ञान और अनुभव कर लिया, उसके आधार पे वह कैसे क्रिया के रूप में अपनाएगा, वो उसके व्यवहार में क्या क्या परिमार्जन होगा, क्या क्या परिवर्तन होगा। इन तीनों पक्षों को अगर हम शिक्षण में सम्मिलित करते हैं तो ये होता है हमारे उद्देश्यों के आधार पे शिक्षण के प्रकार, ठीक है। अब अगला हम आते हैं स्तरों के आधार पे। जब हम लेवल के आधार पे करते हैं तो इसमें हमने कल समझा दिया, इसको आज नहीं समझाएंगे। जब हम लेवल करते हैं तो स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर है। तीसरा हमारा चिंतन स्तर आएगा, ठीक है। तो ये तीनों हमने स्तर बताया था, इसके 3 प्रकार हो सकते हैं। अब स्वरूप के आधार पे हम देखते हैं, जब हम शिक्षण को एक स्वरूप के आधार पे, उसकी स्ट्रक्चर के आधार पे देखते हैं कि शिक्षण का हमारा व्यवस्था कैसे चल रहा है, तो उसको भी 3 प्रकार से हम जो है 3 कैटेगरी में कर सकते हैं। कौन कौन सा, यहाँ उसकी 3 कैटेगरी बता रहे हैं। वर्णात्मक, जिसको डिस्क्रिप्टिव, दूसरा होगा निदानात्मक, जिसको हम निदानात्मक यानी कि जो हमारा डायग्नोस्टिक, और तीसरा होगा उपचारात्मक, जिसको रिमेडियल, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं स्वरूप के आधार पे। अगर हम देखते हैं शिक्षण के स्वरूप के आधार पे कि शिक्षण हमारा किस प्रक्रिया में हो रहा है, इसके 3 प्रकार होते हैं। वर्णात्मक, जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे हम मौखिक रूप से तथ्यों की व्याख्या करते हैं, उसके बारे में स्पष्ट करते हैं। निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक, जहाँ पे हम कमियों के पता लगाते हैं, छात्रों की क्या क्या कमियां रह गई, और उसका फिर उसके आधार पे उसका रिमेडियल करते हैं, यानी कि उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। तो ये 3 प्रकार हो सकते हैं स्वरूप के आधार पे। अगला हम आते हैं शासन प्रणाली के आधार पे। अब शासन प्रणाली के आधार पे आपने समझ सकते हैं कि जब हम एक
क्योंकि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, और जब कोई भी सामाजिक प्रक्रिया हम संचालित करते हैं उसमें हमारे समाज की व्यवस्थाओं का जो है उसका इफेक्ट जरूर रहता है, उसका प्रभाव उसको देखने को मिलता है। तो जो शिक्षण प्रक्रिया है, जो शासन प्रणाली है देश की, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था समाज के अनुसार चलता है और वह समाज किस पे आधारित है, देश की व्यवस्थाओं के आधार पे। तो इस तरह से अगर जैसी शासन प्रणाली होगी वैसे शिक्षण की भी व्यवस्था हम समझ सकते हैं इसके आधार पे। तो इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? पहला शासन प्रणाली के आधार पर, पहला हम लेते हैं एक तंत्रीय, ऑटोक्रेटिक, दूसरा लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, और तीसरा हस्तक्षेप रहित, यानी कि जो जिसमें हम अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं जब शिक्षण की प्रक्रिया चलता है। एक तंत्रिक आप समझ सकते हैं जहां पे सिर्फ शिक्षक केंद्रित विषय, यहाँ पे शिक्षक ही मुख्य हो, जहाँ पे बस एक व्यक्ति के हाथ में ही सारी जो है व्यवस्था केंद्रित हो। जो शिक्षक केंद्रित हम विधियां पढ़ते हैं एक तरह से उसी को समझ जाए। यहाँ पे शिक्षक की सर्वे सर्वा हो, वहाँ छात्र बस यानी छात्र बस होता हो, बस वो सुने समझे, वहाँ बोलने का अधिकार न दिया जाए। ठीक है, ये हो गया तंत्रिक। लोकतांत्रिक मतलब कि होता है जहाँ पे शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर क्रिया प्रतिक्रिया कर रहे हैं, वहाँ पे दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों अपने विचारों को रख सकते हैं और इसी पे आजकल वर्तमान में जोर दिया जा रहा है। ठीक है, और तीसरा हो गया हस्तक्षेप, जहाँ पे छात्र पूरी तरह से, अब पहला में क्या है, यहाँ पे शिक्षक स्वतंत्र है, शिक्षक केंद्र है। दूसरा में क्या है, छात्र और शिक्षक दोनों केंद्र हैं। लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे तो सिर्फ छात्र के ऊपर ही, छात्र को ही स्वतंत्र छोड़ दिया गया, वो अपनी गति के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्वयं जो है निर्णय के अनुसार वह सीखने के लिए उसकी स्वतंत्रता होती है, वह स्वतंत्र होता है। तो ये छात्र केंद्रित होता है, यहाँ पे शिक्षक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, वह बस देखता है उसके कार्यों का, गतिविधियों का। ठीक है, तो ये तीनों विधियां हो गई, ये तीनों प्रकार हो गए शिक्षण के अगर स्वरूप की बात करें। और आजकल जैसे इस पर भी ज्यादा जोर कि जहाँ बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए, बच्चा स्वयं देख करके सीखे और शिक्षक बस उसको देखे, बस उसकी जो है गाइडेंस, बस उसकी निरीक्षण करता रहे, उसको देखता रहे कि वो कर क्या रहा है। ठीक है, और छात्र स्वयं समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करे। तो यह हो गया हस्तक्षेप रहित। अब 3 प्रकार बताए हैं शासन प्रणाली के आधार पे। अगला आते हैं हम शैक्षिक क्रियाओं के आधार पे 3 प्रकार, शैक्षिक क्रिया के आधार पे 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। पांचवा हमारा ये हो गया, क्या हो गया, शैक्षिक क्रियाओं के आधार पे जब शिक्षण क्रिया होता है, जो हमारी शैक्षिक क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के आधार पे पहला होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, जो शिक्षक प्रस्तुत करता है कोई भी विषय को प्रस्तुत करना। ठीक है, यानी किसी भी विषय को हम प्रस्तुत कर दिए, व्याख्या के माध्यम से उसको समझा दिए, बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, बच्चों के सारे उसके तथ्यों की, उसकी सूचनाओं की, उनकी सारी पक्षों को बारे में बता दिए। दूसरी होता है प्रदर्शन, यानी किसी भी चीज को हम प्रयोग करके बताएं, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें प्रदर्शन विधि का प्रयोग करते हैं कि बिना ऐसी चीजों में जहाँ पे हम उस चीज को करके ही समझा सकते हैं। कोई चीज या कोई ऐसी जानकारी जहाँ पे बिना किए छात्र नहीं समझ सकता, वहां पे हम प्रदर्शन जो है शिक्षण का प्रयोग करते हैं। और तीसरा कार्य करना, डूइंग, यहाँ पे डूइंग यानी कार्य करना, करके कराना, यानी छात्र को करने को छोड़ दिया गया, वो करके, यहाँ पे शिक्षक हमने बताया था कि प्रदर्शन विधि में शिक्षक प्रदर्शन करता है, और जब छात्र को करने को दे दिया गया कार्य करना और फिर वो शिक्षक वहाँ पे देख रहा है, तो यहाँ पे छात्र को करने पर जोड़ दिया जाता है। ये 3 प्रकार हो गए शिक्षण के। अब शैक्षिक व्यवस्थाओं के आधार पर हम शिक्षण के प्रकार देख लेते हैं। शैक्षिक व्यवस्था, जैसे कि हम जानते हैं शिक्षण हमारे 3 प्रकार से चलता है। कौन कौन से? अब शैक्षिक छठा के हम लेते हैं तो कौन कौन से शिक्षण की प्रक्रिया है? औपचारिक, जिसको फॉर्मल कहते हैं,
अनौपचारिक, जिसको नॉन फॉर्मल, और तीसरा निरौपचारिक, जिसको इनफॉर्मल। अब समझते हैं, जैसे कि व्यवस्था हम जान रहे हैं औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षण। क्या है ये हमारा शिक्षण है, शिक्षण की बात कर रहे हैं। विधियां भी हमारी होती हैं, औपचारिक निरौपचारिक विधियां भी हमने बताया था आपको विधियों को जब हमने पिछले वीडियो में। तो ये समझते हैं क्या है औपचारिक शिक्षण, जिसमें हमारे जैसे विद्यालय शिक्षण, विद्यालयों में शिक्षण कराया जाता है। यहाँ पे एक उद्देश्य निश्चित है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे समय निश्चित है, हमारे पाठ्यक्रम निश्चित है, हमारे जो है समय, हमारे छात्र निश्चित हैं, शिक्षक निश्चित हैं। तो एक प्रक्रिया में एक निश्चित नियम के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। शिक्षण प्रणाली की व्यवस्थाएं होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, विद्यालय, स्कूल, जो स्कूल में शिक्षण व्यवस्थाएं होती है, कॉलेज वगैरह है, यह औपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण, जहाँ पे हमारी कोई चीज पहले से प्लान फिक्स नहीं होता है, हम कहीं भी यहाँ पे नॉन फॉर्मल में चलते फिरते हम कहीं सीख लिए, जहाँ पे हम समूह में सीख लिए, जहाँ दोस्तों के साथ सीख लिए, जहाँ हम परिवार में कुछ सीख रहे हैं, कुछ न कुछ ज्ञान हम प्राप्त करने के लिए पहले से कोई प्लान नहीं किया जाता है। हमारे उद्देश्य पहले से निश्चित नहीं होते हैं कि, लेकिन हम जो है किन्हीं भी परिस्थितियों में कोई ज्ञान प्राप्त करें या कुछ सीखें, कुछ हमारे अंदर जो है कुछ ज्ञान विकसित हुआ, उसको अनौपचारिक नॉन फॉर्मल कह सकते हैं। तीसरा आता है निरौपचारिक। निरौपचारिक का एग्जाम्पल, यहाँ पे उद्देश्य तो निश्चित होते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन हमारी उसके लिए समय निश्चित नहीं होता है। छात्रों सुविधा के अनुसार आप कहीं भी कभी भी किसी भी अवस्था में सीख सकते हैं, तो यहाँ पे समय निश्चित नहीं होते हैं। इससे जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा, जहाँ पे एक पाठ्यक्रम आपका एक पूरा करना होता है, लेकिन उसके एक निश्चित समय नहीं होता है, उसके स्थान नहीं होते हैं, उसका कोई नियम नहीं होता है, रूल नहीं होता है जिसके तहत आपको उसी समय में सीखना है, ऐसा कोई रूल नहीं बना होता। वो आप अपनी स्वतंत्रता के अनुसार जब चाहें तब सीख सकते हैं, जहाँ चाहें तहाँ सीख सकते हैं। ये हो गया तीनों प्रकार, ठीक है, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये जो है टीचिंग, तीनों टीचिंग के बारे में आपने इसके शैक्षिक व्यवस्थाओं के, जैसे शिक्षण में व्यवस्थाएं हैं क्या है, कभी कभी औपचारिक रूप से हम कक्षाओं में सीखे, अनौपचारिक रूप से हम ले गए टूर पे, घुमाने ले गए, वहाँ छात्र कुछ सीख लिए, है ना, हम कहीं प्रदर्शनी दिखाने ले गए, एग्जीबिशन ले गए, कहीं मेला भ्रमण के लिए ले गया, वहाँ छात्र कुछ सीखा, ये हो गया नॉन फॉर्मल। और जब हम इनफॉर्मल की बात करते हैं तो इसमें हमारे एक निश्चित रहते हैं उद्देश्य, लेकिन हमारे जैसे डिस्टेंस एजुकेशन हो गया हमारा, ठीक है, जहाँ पे जो है हमें हमारे अपनी सुविधा के अनुसार सीखने के अवसर दिए जाते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारे जो है आज के टीचिंग टाइप्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के प्रकार, कितने प्रकार के, जो 6 प्रकारों के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ टीचिंग के जो है वह टाइप खत्म होते हैं, ये शिक्षण के जो है प्रकार खत्म होते हैं। इस तरह से आज का मेरा एक क्लास आज यही खत्म होता है। आई होप आप लोगों को एक क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, समझ में आई होगी। कुछ अगर आगे सजेशन देना या कुछ और पूछना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।